बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम फाइलम पोरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन को देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। भाई, अगर हम फाइलम पोरीफेरा के मेंबर स्पंज की रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको दो किस्मों की रिप्रोडक्शन मिलती है। एक को आप कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी को आप कहते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों बहुत ही आसान सी रिप्रोडक्शन है। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, देन हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देखो बेटा, ये हमारे पास एक स्पंज है और ये हमारे पास एक पड़ोसी स्पंज है। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, स्पंज। आपको पता है कि इसकी बॉडी के अंदर स्पर्म भी होंगे, इसकी बॉडी के अंदर ओवम भी होंगे। एमीबोसाइट्स के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। इसकी बॉडी के अंदर स्पर्म भी होंगे, ओवम भी होंगे, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट हैं, तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो पानी के जरिए ये स्पर्म इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं और ओवम के साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं। सही है। और यहाँ पे इनकी हो जाती है फर्टिलाइजेशन। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और यहाँ से इसके स्पर्म बाहर निकलेंगे वाटर का सहारा लेते हुए और इस ओवम के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे इनकी हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। और जैसे फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बन जाएगा, फिर वो आगे डेवलप करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इनके अंदर एक अदर लार्वल स्टेज भी बनता है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म्स आर कैरीड आउट बाय वाटर, पानी की मदद से, टू द नाइबर स्पंजेस, बराबर वाली स्पंजेस के पास, जहां पे वो जाके ओवम के साथ फ्यूज होगा और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन कहते हो। और मैंने कहा कि वहां पे क्या होगा, जो फर्टिलाइज एग होगा, जो जाइगोट होगा, वो डेवलपमेंट करना शुरू करेगा और मल्टी सेल्यूलर एक लार्वा बनाएगा। उस लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्पंज के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो स्पंज के लार्वा को कहा जाता है एम्फीब्लास्टुला। अब ये एम्फीब्लास्टुला क्या होगा, बिल्कुल जमीन के बॉटम में जाएगा और बॉटम में जाने के बाद ये वहां पे जाके सेसाइल बन जाएगा, नीचे बॉटम में चपक जाएगा और चपकने के बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, और इस तरह से एक नया स्पंज बन जाएगा। फिर दोबारा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी तो इस तरीके कार को फॉलो करेंगे। इस तरह से बेटा एक आसान मैकेनिज्म है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इसके अंदर जो अच्छा, ये थोड़ा सा तस्वीर है एम्फीब्लास्टुला की। इस तरह से इसका क्या दिखता है, लार्वा दिखता है। और आपने याद रखना है कि इसका लार्वा मोटाइल होता है। ये बहुत सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं, फ्लैजिला। तो इसका लार्वा मोटाइल होगा, ये स्विमिंग करता हुआ बॉटम की तरफ जाएगा। जैसे बॉटम की तरफ जाएगा तो इसके जो फ्लैजिला हैं ये लॉस हो जाएंगे और ये बॉटम के साथ जाके चपक जाएगा और हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, सेसाइल बन जाएगा। सही है बच्चा, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसके अंदर दो किस्मों की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक जिसे हम कहते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन और दूसरी जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। ये दोनों बहुत ही आसान है। एक फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर होती है, दूसरी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर होती है। अच्छा, रीजनरेशन में क्या होगा, अगर मैं आपको बहुत ही आसान वर्जन बताऊं, वो ये है कि आप इस स्पंज को जूसर मशीन में डालो और जूसर मशीन में इसकी आप पीसेस बनाओ और उन पीसेस को पानी में छोड़ दो। हर पीस दोबारा डेवलप होकर नई स्पंज बना लेगा। इसको क्या कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। यानी और आसान लफ्जों में कि स्पंज की बॉडी जो है वो बहुत सारे पीसेस के अंदर टूट जाती है और इसकी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि इसका जो हर पीस है वो एक नए स्पंज बनाने की सलाहियत रखता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, और कौन सी, रीजनरेशन। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गैम्यूल। अच्छा देखो, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है यानी कि जब पानी वगैरह की कमी होती है तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके जो एमीबोसाइट सेल होते हैं जो मीजेनकाइम के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर न्यूट्रिएंट भरना शुरू कर देते हैं। जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल हो, यानी पानी वगैरह की कमी हो, तो वो न्यूट्रिएंट अपने अंदर भरना शुरू कर देते हैं और भरने के बाद अपने सराउंडिंग में एक थिक लेयर बना लेते हैं एपिथेलियल सेल्स की, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, गैम्यूल कहा जाता है। अब ये गैम्यूल चाहे खुश्की के अंदर सारी जिंदगी पड़ा रहे, ड्राफ्ट कंडीशन के अंदर पड़ा रहे, विंटर कंडीशन के अंदर पड़ा रहे ना, तो ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इस गैम्यूल को कोई नुकसान नहीं होगा, ये यहाँ पे सारी जिंदगी ऐसे पड़ा रहेगा। तो आप जैसे दोबारा इसको पानी दोगे तो पानी देने से क्या होगा कि ये जो एपिथेलियल सेल की लेयर जो बनी हुई है यहाँ से हट जाएगी और ये दोबारा से डेवलप होकर दोबारा से क्या बना लेगा, स्पंज बना लेगा। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, गैम्यूल कहा जाता है। तो ये क्या कहता है कि एज द कंडीशन बिकम फेवरेबल इट अगेन्स ग्रो इनटू द न्यू स्पंज। ये दोबारा किसमें डेवलप हो जाएगा, न्यू स्पंज के अंदर। तो आसान सा मैकेनिज्म है, जब देखेगा कि ड्राफ्ट कंडीशन है या विंटर्स की कंडीशन आ गई है जिनके अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो अपने एमीबोसाइट सेल्स को ये क्या करेगा,
न्यूट्रिएंट के साथ फुल करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान जब ये रेस्ट में होगा तो उस दौरान इस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगा और इन चीजों से बचने के लिए अपने ऊपर एक थिक एपिथेलियल सेलों की लेयर बना लेगा। लेकिन जैसे कंडीशन फेवरेबल होंगी ये लेयर तोड़ेगा और दोबारा स्पंज के अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये हमारे पास गेम्यूल फॉर्मेशन है, ये अंदर जितने भी पड़े हुए हैं ये न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं। ये बाहर जो आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, और इसकी वजह से इसको रेजिस्टेंट मिलता है पानी के खिलाफ और बाकी दूसरी चीजों के खिलाफ। अच्छा, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्पाइक्यूल या ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन इसकी 3 क्लासें होती हैं। एक कैलकरी होती है, हेक्साक्टिनिलेडा होती है और डीमोस्फंजिया होती है। अच्छा देखो, कैलकरी के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उनका स्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा। हेक्साक्टिनिलिडा के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उनका जो स्केलेटन है वो सिलिकॉन का बना हुआ होगा। डीमोस्पंजिया के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्पंजिन प्रोटीन का बना हुआ होगा। सही है। तो जस्ट हमने जब नाम देखने हैं कि कैलकरी कैल्शियम वाली क्लास, हेक्साक्टिनिलिडा सिलिकॉन वाली क्लास, डीमोस्पंजिया स्पंजिन फाइबर वाली क्लास। तो यहाँ पे देखो ये वो क्लास है जिसके मेंबर जो हैं वो लाइम क्रिस्टल के बने हुए होते हैं और इनकी क्लास के अंदर आपके स्कन टाइप के और साइकन टाइप के मेंबर आ जाते हैं। ये बॉडी कैविटी है इनकी स्पंजोसील में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। हेक्साक्टिनिलिडा के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो इनका जो स्केलेटन है वो सिलिका का बना हुआ होता है, 6 रेस की फॉर्म में बना होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हेक्साक्टिनिलिडा। हेक्सा मींस 6। अभी दिखाता हूँ इसकी इमेज। और इसकी मिसाल में आते हैं यूप्लेक्टिला। अच्छा, ये मिसालें आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इसकी क्लासों को क्या रखना है, जहन में रखना है। और उसके बाद हमारी जो तीसरी क्लास है वो डीमोस्पंजिया है और ये स्पंजिन फाइबर्स की बनी हुई होती है और इसमें आपका स्पंजिला, ये स्पंज वगैरह आपकी खुद आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितनी खूबसूरत है, कितनी कलरफुल है। तो ये जो इनको कलर मिल रहा है ये एमीबोसाइट की वजह से मिल रहा है, मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम। तो ये आपका हेक्साक्टिनिलिडा का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसको हेक्साक्टिनिलिडा कहा जाता है और ये सिलिकॉन की बनी हुई है और ये स्पंजिन फाइबर की बनी हुई है। सही है बच्चा। नोट के अंदर एक और चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि जो स्पंजिन फाइबर वाली जो स्पंज होती है इसके स्केलेटन की एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है कि इसको ड्राई करके वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो ये हमारे पास एक स्पंजिन फाइबर है रियल वाली, जब हम इसको ड्राई करते हैं तो इस तरह से बन जाती है और हम इसका वॉशरूम के अंदर जो वॉश मिशन होते हैं जहाँ पे हम हाथ वगैरह साफ करते हैं तो उसको भी हम क्लीन करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट फाइलम आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ भी सवाल हो तो ये दरवाज़ा मैंने आप लोगों के लिए खोल दिया है, आपको नॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।